नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। अगले आधे घंटे में हम उन तमाम खबरों से आपको बाखबर करवाएंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। सबसे पहले बात कुरुक्षेत्र में हुई किसानों की महापंचायत की करेंगे, जिसमें किसान नेता दर्शन पाल के एक बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद बात कांग्रेस के चुनावी हार पर मंथन की होगी, जिसे लेकर आज दिल्ली में बैठक भी हुई। लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से लड़ने की नहीं, बल्कि कांग्रेस के सामने चुनौती अपनों से लड़ने की भी। दरअसल प्रदेश में हार को लेकर जिस कमेटी का गठन किया गया, कांग्रेस नेता अब उसी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला है क्या, आपको अपनी विशेष रिपोर्ट में बताएंगे। इधर कांग्रेस में हार को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं खबर यह भी है कि 13 नवंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। बात पराली और पॉल्यूशन की भी होगी, जिसने पिछले कुछ दिनों से लोगों का जीना दूभर कर दिया है। और इन तमाम प्रदेश की खबरों के बाद बात होगी कनाडा में हुए हिंदू मंदिर पर हमले की ताजा जानकारी की, और फिर अमेरिका चुनाव के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। तो बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात करेंगे किसान यानी अन्नदाता की। कुरुक्षेत्र में अपनी मांग को लेकर किसानों ने महापंचायत की, लेकिन इस दौरान किसान नेताओं की ओर से जो बयान सामने आया, उससे एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल किसान नेता दर्शन पाल ने यह माना कि उन्होंने चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका लाभ ले पाने में कांग्रेस कामयाब नहीं हुई। यह रिपोर्ट जरा आप देखें। देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो खेती किसानी के मुद्दे पर किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ समय से किसान आंदोलन को लेकर जो माहौल बनाए जा रहे थे, बीजेपी कई बार खुले तौर पर इसका जिक्र कर चुकी है। कुछ किसानों का आंदोलन कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए था, और अब यही बात किसान नेता खुद अपनी जुबान से भी स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र में किसानों की ओर से महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश भर से तमाम किसान नेता पहुंचे थे। इस दौरान किसान नेता दर्शन पाल ने स्वीकार किया कि उन्होंने चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था, लेकिन कांग्रेस इसका लाभ नहीं ले सकी। मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से इनके साथ एकजुटता सॉलिडरिटी प्रकट करने आया हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली आंदोलन के बाद कि जैसे जैसे संगठन इकट्ठे हुए हैं, उनको ताकत भी मिली है, उनको कामयाबी भी मिली है, और हरियाणा के किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बाद मिलकर लड़ रहे हैं। और मिलकर लड़ने के बाद ही मैं ये जानता हूं कि इनके जो भी मुद्दे होंगे वो इमीडिएट हों, जैसे अभी पराली के साथ या पैडी के साथ या डीएपी के साथ जुड़े हुए हैं, और बड़े मुद्दे भी हैं, कर्जा मुक्ति का, ज़मीनों का मुद्दा है, उसके लिए भी लड़ाई जैसे ही ये लड़ेंगे इनको जरूर, चाहे वो हरियाणा सरकार के साथ हो या हम पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान और बाकी देश के किसान मिलके, क्योंकि हरियाणा की ताकत हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी ताकत है, और पूरे देश के किसान ही नहीं, पूरे लोग पंजाब और हरियाणा के किसानों और किसान संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ देख रहे हैं कि ये लोग आगे लगेंगे, लड़ाई होगी और किसानों और मजदूरों की और लोगों की मुक्ति होगी। नहीं, वो मैं बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, किसान आंदोलन ने एक माहौल तैयार किया है, पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार किया है, उसका आम आदमी पार्टी ने पंजाब में फायदा उठाया, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हरियाणा में फायदा नहीं उठा पाई। इससे पहले किसान नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास तक जाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह ऐसा करने से रोक दिया गया, और कुरुक्षेत्र में सीएम ऑफिस के इंचार्ज कैलाश सैनी ने भरोसा दिया कि किसानों की मांगों को सीएम तक पहुंचा दिया जाएगा। किसान भाइयों को राम राम। भाइयों, आप लोगों ने जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे दिया है, और इसमें आप लोगों ने जो भी अपनी मांगे रखी है, जिस तरह से आप लोगों ने मांगे, कुछ भाइयों ने अभी कुछ मांगे पढ़ के मुझे बताई भी है, इसी स्वरूप में आप लोगों की भावना जो यहाँ पर है, उसी भावना के साथ ये माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैं रखूंगा, और आप लोगों के बिहाफ पे उनसे अनुरोध करूंगा कि आपकी भावनाओं के ऊपर, आपकी
मांगों के ऊपर उचित निर्णय जल्दी से जल्दी लिया जाए। बीजेपी का कहना है कि किसान हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा उनकी हर मांग पर बेहद गंभीरता से विचार किया जाता है और किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं किसान नेताओं के ऐसे बयान सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि इससे पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी ऐसे बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार की करेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से कमेटी गठित की गई। दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई और अब अगली बैठक 9 नवंबर को होगी। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष करण दलाल ने कहा कि हम हार पर समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जनता के मैंडेट का अपमान कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई है और इसके मुखिया बने हैं नायब सैनिक। लेकिन कांग्रेस इस बात को अभी तक हजम नहीं कर पाई है। कांग्रेस को लगता है कि चुनाव में धांधली की वजह से बीजेपी की जीत हुई है और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से हार की समीक्षा को लेकर 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है। दिल्ली में इसकी आज पहली बैठक हुई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष करण दलाल ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में हुई धांधली पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और तमाम प्रत्याशियों से चर्चा के बाद रिपोर्ट को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उपलक्ष्य में जो धांधलियां हुई, जो और जितना भी इस चुनाव के बारे में घटनाएं घटित हुई हैं, उनकी जांच करने के लिए कहाँ इलेक्शन कमीशन ने कमियां की हैं, कहाँ हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने अपनी पद का दुरुपयोग करके सत्ता पक्ष का फ़ायदा किया है, कहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के मुताबिक चुनाव को सही तरीके से संपन्न नहीं कराया गया, और जितनी भी सारी बातें थी उनको देखने के लिए ये कमेटी गठित की गई। तो आज हमारी मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि हम आने वाली 9 तारीख को जितने भी हरियाणा के हारे हुए चुनाव प्रत्याशी हैं, उन सबको हमने यहाँ दिल्ली में बुलाया है 12 बजे, और हम उन सब से विधानसभाओं की जानकारी लेंगे कि उनके क्षेत्रों में उनको कहाँ कहाँ ये लगा कि चुनाव में धांधली हुई है, कहाँ ईवीएम का दुरुपयोग नज़र आता है, कहाँ अधिकारियों का दुरुपयोग नज़र आता है, कहाँ जो सरकार ने अपने सरकार के पदों का उन्होंने जो मिसयूज किया। तो उन सारी बातों को आने वाली 9 तारीख को हम तमाम विधानसभा प्रत्याशियों से बात करेंगे और उसके बाद फिर हम अगला कदम उठाएंगे कि हमें क्या करना। चुनाव में हार से हैरान कांग्रेस कोर्ट का रुख करना चाह रही है, तो वहीं बीजेपी इसे जनता का अपमान मानकर हमलावर है। कैसी जीत होगी? ये सत्य की जीत नहीं थी क्या? ये आपने पूछना चाहिए भी ये क्या है? ये लोगों की भावनाओं का ये सम्मान है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक ना तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान किया है, ना उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, ना उन्होंने उस पवित्र संविधान का सम्मान किया है, ना उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय का संवैधानिक पद है उसका सम्मान किया है, ना कांग्रेस पार्टी ने आज तक प्रधानमंत्री के पद का सम्मान किया है। ये झूठ बोलने में लगे हुए हैं। झूठ व्यक्ति को तो झूठा ही दिखाई देता है, मंत्री जी को कुछ और दिखाई नहीं देता। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये जनादेश है, बड़ा जनादेश दिया है हरियाणा के लोगों ने। मैं हरियाणा के लोगों को प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब ये जीतते हैं वहाँ तो ईवीएम इनकी ठीक होती है, जहाँ ये लोग इनको नकार देते हैं वहाँ पर ईवीएम को दोष देते हैं। चुनाव में हार जीत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के सामने है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आई थी। अभी कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस को ऐसे आरोपों से बचने की सलाह दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की ओर से गठित कमेटी हार की वजह तलाशने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस के लिए इससे कहीं बड़ी चुनौती अपनों की शिकायतें दूर करने की रहने वाली है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कमेटी पर सवाल खड़े कर दिए और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को निशाने पर भी ले लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी ने हार के कारणों की समीक्षा के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व मंत्री करण दलाल करेंगे। कमेटी में कुल 9 मेंबर शामिल होंगे, जिसमें बाद में पूर्व विधायक नीरज शर्मा का नाम भी जोड़ा गया। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने इस कमेटी को जिम्मेदारी दी है कि वो एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे, जिसमें हार के प्रमुख कारणों का उल्लेख किया जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी भविष्य की रणनीति तैयार करेगी, ताकि आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने इस कमेटी पर सबसे पहले सवालिया निशान उठाते हुए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। करण दलाल तो बड़ी आदमी है, लेकिन मेरी तरह वो भी इलेक्शन हारा हुआ, तो हाल चाल तो वो पूछेगा जो ना इलेक्शन लड़या ना हारा। हम हारे हुए तो कह रहे हैं भी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ है, और हम क्या करेंगे। बीमारी यही है कि जिन लोगों की कमियां हैं उन्होंने अपना एक एक करके बंदे बैठा दिए इसमें, ताकि उनका नाम ना आए। तो जब असलियत कोई ही सामने नहीं आने दोगे, सुधार कैसे होगा। अपने आप को तो अध्यक्ष जी ने बनाया, साइन है उनके। जिन्होंने कभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने बनाया इसे। अपने आप को तो अध्यक्ष जी ने बनाया, साइन है उनके। जिन्होंने कभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने बनाया इसे। दीपक बावरिया जी का रोल आप हमेशा ही देख लो। कभी भी पार्टी को एक करने का जनरल सेक्रेटरी का काम होता है कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना, पार्टी को एक करना, और उन्होंने तो इस तरीके से काम किया कि जैसे बीजेपी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि रहने को बर्बाद करो। अपने लेवल पे मेरे को ऐसे लगता है कि उन्होंने भी वही काम किया जो बीजेपी चाहती थी। हम तो हाईकमांड के साथ पहले भुगत लिया, इससे बड़ा क्या खमियाजा होगा। जब कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़ेगी, बीजेपी से इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी, तो कौन जीतेगा। गठित कमेटी को लेकर कमेटी के ही सदस्य वीरेंद्र सिंह राठौर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कमेटी हार के कारणों की समीक्षा करेगी। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हर एक पार्टी जो है वो अपने चुनावी समीक्षा जो है वो चुनाव के नतीजों के बाद करती है। ये कमेटी गहराई से समीक्षा करेगी हार के कारणों की, और ख़ास तौर पे जो ईवीएम के जो इश्यूज़ हैं, जो पूरे देश भर में एक बड़ा मुद्दा ईवीएम को लेकर के चला हुआ है, जिसमें डाटा फाइल्स को अपलोड करने का एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, चुनाव में ये भी देखने को मिला कि पार्टी के ही लोगों के द्वारा बहुत नुकसान जो है वो कांग्रेस के लोगों का खुलेआम किया गया। कांग्रेस की हार के बाद बनी ये कमेटी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी रिपोर्ट से पार्टी को ये जानने में मदद मिलेगी कि कहां चूक हुई और किस प्रकार उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी द्वारा अपने ही पार्टी पर उठाए गए सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। हर किसी को इंतजार है हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, जिसकी शुरुआत 13 नवंबर से होने जा रही है। हालांकि सत्र की अवधि कितने दिनों की होगी, इस पर आखिरी मुहर बीएसी की बैठक में लगेगी। इस बार सत्र में क्या खास रहने वाला है, आपको जरूर देखना चाहिए हमारी इस रिपोर्ट में। हरियाणा में 13 नवंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इस बार सत्र की अवधि क्या रहने वाली है, इसे लेकर आखिरी मुहर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लगेगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने इसको लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया
कि विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही है। सुबह 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। इससे पहले कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सत्र के दौरान होने वाले कार्य पर चर्चा होगी। सत्र के समय की अवधि भी बीएससी की बैठक में तय होगी। बीएससी के गठन संबंधी अधिसूचना जल्दी जारी होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ये सत्र कार्य उत्पादकता की दृष्टि से काफी प्रभावी रहेगा। उन्होंने सभी विधायकों से अपील भी की है कि वे पूरी तैयारी के साथ सत्र में भाग लें। सकारात्मक चर्चा से ही प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने 25 अक्टूबर को विधानसभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी थी। 25 अक्टूबर को सभी विधायकों ने शपथ भी ली थी और सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को चुना गया था। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। हरियाणा में पराली जलाने पर रोक के बावजूद कुछ किसान ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसे लेकर विभागीय कार्रवाई तेज हो चुकी है और किसानों के चालान तक काटे जा रहे हैं। और क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, देखें जरा। हरियाणा में पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसान मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में पलवल जिला प्रशासन सख्त मोड में नजर आ रहा है। पराली जलाने पर अब तक 10 किसानों पर एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज की गई है। 19 किसानों पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से 55,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब तक 10 किसानों पर कुल एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें हमारा तो प्राथमिकता यही है कि एफआईआर की नौबत ही ना आए, क्योंकि जो वातावरण का प्रदूषण है वो हर किसी के लिए नुकसानदायक है। तो सरकार का भी यही कहना है कि अपने वातावरण को दूषित होने से बचाएं, और उसमें ही सरकार की मुहिम में अपने एरिया में जहाँ कहीं पे भी फसल में आगजनी की जो घटनाएं होती हैं उनको रोका जाए। 19 चालानों के आधार पर हमने 55,000 रुपये जो है किसानों से वसूले हैं, और जो सरकार के माध्यम से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जाते जाएंगे। हमारी अपील यही है किसानों से कि भैया अपनी फसल की पराली में आग ना लगाएं। इसका दोहरा नुकसान है किसान को। पहला नुकसान तो ये है कि उसकी फसल जो खेतों में आने वाली फसल है उसके लिए आपको हरी खाद की जो शॉर्टेज है, और अगर आप खेत में उसको जुतवा देंगे तो उससे हमारे पोषक तत्व हैं वो अच्छी मात्रा में मिलेंगे, और साथ में जो वातावरण दूषित हो रहा है उससे हमारा नुकसान भी हो रहा है, और साथ में आर्थिक रूप से जो किसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है वो सबसे मुख्य मुद्दा है। एक तो किसान के पास वैसे ही धन की कमी रहती है, और अगर घटना करने पर अगर सरकार किसी तरह का चालान का या एफआईआर का प्रावधान लगा देती है तो उसको मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से परेशान होना पड़ता है। इसी तरह फतेहाबाद में भी पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। आदेशों की अवहेलना कर पराली जलाने वाले किसानों पर मामले दर्ज किए गए हैं। 2 दिनों में जिले के 11 किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर। सैटेलाइट से पिछले 2 दिनों में 5 जगहों पर एक्टिव फायर लोकेशन। अब तक 67 स्थानों पर हुई आग लगने की घटनाएं। बहरहाल कृषि विभाग और जिला प्रशासन भी किसानों से बार बार अपील कर रहा है कि पराली जलाने की बजाय पराली प्रबंधन की ओर फोकस करें। इसके लिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है, और जो किसान नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। सूर्या समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा और फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। अब बात कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की ओर से हिंदू मंदिर पर हुए हमले की, जिसे लेकर कनाडा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसके बाद दबाव में आई ट्रूडो सरकार ने एक दोषी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये, क्या खालिस्तानियों की हिमाकत और उस पर कनाडाई सरकार की यह कार्रवाई काफी है? बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं। हिंदू जो हैं वो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन फील कर रहा है। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है, और जहां हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर
इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं उस पर बहुत ही निंदनीय है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब आतंकियों को पाल रखा है, खालिस्तानी आतंकियों को, तो स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला। खालिस्तानियों के निशाने पर अब मंदिर। खालिस्तानी आतंक पर ट्रूडो चुप क्यों? भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. तो दिखावे के लिए हुई कार्रवाई। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों की ये गूंज भारत की नहीं बल्कि 7 समंदर पार कनाडा के ब्रैम्पटन शहर की है। जहां हिंदू सभा मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में सनातनी इकट्ठा हुए और खालिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किया। हम यहाँ पे हिंदू सभा मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज पे, और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं। हिंदू कैनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे क्योंकि कनाडा के लिए हिंदूज बहुत जरूरी हैं। दरअसल पिछले दिनों कुछ खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू सभा मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया था। हाथों में खालिस्तान का झंडा और डंडा लिए इन खालिस्तानी आतंकियों ने निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाया। Oh shit. Oh shit. Oh man. जिसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह कनाडा समेत पूरी दुनिया में फैल गई। इस घटना के विरोध में कनाडा में रह रहे सनातनी ब्रैम्पटन पहुंचे और खालिस्तानियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कनाडा पुलिस और सरकार को भी घेरा। I am a Hindu Canadian and we are gathered here in anguish today to protest what happened with us yesterday. It's been happening with us for about 20 years. We have been consistently discriminated. And we have come here in support of Hindu community. Hindu community has contributed so much to Canada and we are progressive. We add so much economical value. We follow law and order wherever we go, be it Canada, be it anywhere. एक तरफ कनाडा में हिंदू एकजुटता दिखा रहे थे तो दूसरी ओर भारत सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया और विदेश मंत्री से लेकर पीएम मोदी तक सभी ने इस हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। भारत के इस कड़े रुख को देखते हुए कनाडा सरकार दिखावे के लिए ही सही, लेकिन इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। हालांकि कनाडा की इस कार्रवाई से संत समाज संतुष्ट नहीं है। विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है। निंदा करने से ही काम नहीं चलता, उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्यवाही किया जाए। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब आतंकियों को पाल रखा है, खालिस्तानी आतंकियों को, तो स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। ट्रूडो जो बेवजह जो है भारत पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, उसको विराम करके अपने देश में आतंकवाद की सफाई करनी चाहिए। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में 1 साल से भी ज्यादा समय से गिरावट देखी गई है, जिसकी शुरुआत जून 2020 में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद हुई थी। पिछले साल सितंबर में पीएम ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसी का हाथ है, जिसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। और इतना ही नहीं, भारत का हमेशा से ये आरोप रहा है कि खालिस्तानी समर्थकों के लिए कनाडा सुरक्षित पनाहगार बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात करेंगे दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिका की, जहां 47वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच मुकाबला है। हालांकि दिलचस्प यह भी है कि अमेरिका में भारतीयों के वोट बैंक को देखते हुए दोनों ही पार्टी ने इसे अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश भी की है। एक तरफ दुनिया के कई देश जंग के मैदान में हैं, तो दूसरी ओर सुपर पावर अमेरिका अपने 47वें राष्ट्रपति के चुनाव में जुटा है। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अमेरिका के इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस। भारतीय मूल की कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, तो वहीं ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में अब तक करीब 40% वोटर्स पोस्ट वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं और बाकी बचे 60% वोटर्स ने आज अपना वोट डाला है। हालांकि इस बार के अमेरिकी चुनाव में भारतीयों की धमक भी खूब सुनाई दे रही है। दोनों ही पार्टियां भारतीय वोटरों को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश की हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना सच्चा मित्र बताया था, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस खुद को भारतवंशी कहलाने में गर्व महसूस करती दिखीं। इस बीच दीपावली के त्योहार पर कमला हैरिस खूब जश्न मनाती दिखीं। खैर, अब चुनावी रिजल्ट ये तय करेगा कि अवाम ने अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाया। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि इस चुनाव में इमिग्रेशन और अबॉर्शन दो प्रमुख मुद्दे रहे। दरअसल 2000 से लेकर 2010 तक अमेरिका में 1.4 करोड़ प्रवासी पहुंचे थे। इनमें से 10 लाख प्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता भी मिल चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा चीन, भारत, मेक्सिको और फिलीपींस के लोग थे। दूसरी ओर अवैध तरीके से भी अमेरिका में बड़ी संख्या में प्रवासी दाखिल होते हैं, जिसे रोकने के लिए मेक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई। चुनावी रैली में ट्रंप ने हाल ही में अप्रवासियों को राक्षस और जानवर तक कहा था और वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने वाले अप्रवासियों को मौत की सजा दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर कमला हैरिस ने अबॉर्शन का मुद्दा उठाया था, जिसे लेकर अमेरिका में पिछले कई सालों से प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें कि 168 साल से अमेरिकी चुनाव में सिर्फ 2 पार्टियों का कब्जा रहा है, जिसमें 24 बार रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली है और 18 बार डेमोक्रेटिक की जीत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में हमने आपको देश, प्रदेश और साथ ही साथ इंटरनेशनल फ्रंट पर क्या कुछ चल रहा है जिसका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा है, वो बताने की कोशिश की। बिग न्यूज बिग शो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।